नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वी एडू करियर में। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम अपने चैनल पर शिक्षा जगत से जुड़े हुए बिंदुओं पर बात करने के लिए आते हैं। जीके से रिलेटेड वीडियोस में लेकर के आता रहता हूं। हिंदी के लिए मैंने पहले भी क्लास 10th और 12th के बारे में वीडियो डाल रखे हैं। संस्कृत जो लैंग्वेज हमारी है, वो संस्कृत लैंग्वेज के बारे में भी मैं कई बार वीडियो डाल चुका हूँ। और फ़िलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो जीके से रिलेटेड यानी हिस्ट्री जो 8th क्लास की बुक है। अब हिस्ट्री को ही मैंने सबसे पहले क्यों चुना, उसके पीछे कारण है कि किसी भी तरह की वैकेंसी में, किसी भी तरह की परीक्षा में, भर्ती परीक्षा में जीके का वेटेज जो होता है, उस जीके के वेटेज में हिस्ट्री सबसे महत्वपूर्ण होती है। हिस्ट्री सबसे ज़्यादा वेटेज लेकर के चलती है। और कक्षा 8 की बुक को चुनने के पीछे कारण ये रहा कि कक्षा 8 जो है वो 6 से 7 और 7 से 8 तक जब हम पहुँचते हैं तो ये 8 उसका उच्चतम स्तर है। इसीलिए मैंने इस वर्ग को चुना, क्योंकि इसके बाद जब हम कक्षा 9 और कक्षा 10 के सामाजिक विषय की बात करेंगे तो यहाँ से हमारी भूमिका बनना शुरू हो जाएगी। 6 और 7 को मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इन सभी के जो चैप्टर्स हैं वो सम्मिलित रूप में होते हैं। तो यहाँ से इसका डिवाइडेशन भी किया गया। इसीलिए मैंने सबसे पहले कक्षा 8 में सामाजिक की पुस्तक को चुना। और आगे आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी तक हमने इसमें 7 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 8वां चैप्टर, महिलाएं, जाति एवं सुधार। कि उस समय जब अंग्रेजी सरकार हमारे यहाँ पर थी, ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ पर थी, तो उन्होंने उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी, महिलाओं की दशा क्या थी, जाति वर्ग में समाज को किस तरह से बांटा गया, जातियों के आधार पर समाज को किस तरह से बांटा गया था, किसका क्या काम था, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और उनमें सुधार करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, जिसमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन सब के नाम भी वहाँ पर आएंगे कि इन्होंने क्या क्या प्रयास किए, क्या क्या कार्य किए, जिनके माध्यम से या जिसके द्वारा इनकी दशा को सुधारने का काम किया गया, इनकी स्थिति को सुधारने का काम किया गया। तो आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरी आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट कि आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ही हमारा जो वीडियो है, हमारा जो चैनल है वो तरक्की करेगा। और उम्मीद है कि मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा समझाया हुआ आपको समझ में भी आ रहा होगा, आपकी पूर्ति इससे हो रही होगी। लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट और आपसे मैं करता हूं कि इसमें आप नोट्स अपने साथ बना करके चलें, क्योंकि खुद के हैंडमेड जो नोट्स होते हैं उनकी बराबरी कोई दूसरे नोट्स नहीं कर सकते। आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी लग रही है, हालांकि मैं इंडिकेशन कर देता हूं कि इस जगह पर आपको थोड़ा ज़्यादा जोर देना या ये नोट्स के लायक बात कही गई है चैप्टर में, फिर भी आप अपने हिसाब से भी अपने नोट्स बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, आज के अपने इस वीडियो को। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आज के 200 साल पहले मतलब लगभग जिस समय अंग्रेज़ों का शासन था तब की बात यहाँ पर हो रही है। आजकल मध्यम वर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियाँ स्कूल जाती हैं और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियाँ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियाँ करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना ज़रूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति और समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। ये वो सारी बातें हैं जो आज लागू हैं। यानी सीधी सी बात है कि 200 साल पहले की जो बात की जा रही है उसमें सब चीज़ें लागू नहीं रही होंगी। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। यानी हालांकि 200 साल पहले की बात हो रही है और आज के टाइम पर जो जो बातें भी कही गई वो सब हैं, लेकिन फिर भी इनमें से 100% महिलाओं के साथ ऐसा होता है ये नहीं कहा जा सकता। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छानुसार पति भी नहीं चुन सकती। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। यानी जितने बच्चे हुआ करते थे कुल मिलाकर के नाबालिग विवाह जो है, बाल विवाह वगैरह जो हैं वो उस समय प्रचलन में थे। ऐसा यहाँ पर कहने की बात है या यहाँ पर कही जा रही है, समझाई जा रही है।
तो ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। आज केवल मुस्लिम जो धर्म है उसमें मोमडन लॉ के अनुसार मुस्लिम विधि के अनुसार, यानी संविधान का जो एक भाग है मुस्लिम विधि, उसके अनुसार मुस्लिम धर्म में केवल एक से ज़्यादा पत्नियां रखने का अधिकार है। हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं, जिसको उन्होंने सती प्रथा का नाम दे दिया कि वो सती हो रही है स्वेच्छा से, जबकि इच्छा समाज की थी, उसको मजबूर किया जाता था इस चीज़ के लिए। इस तरह स्वेच्छा से या ज़बरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था, यानी उसका सदाचार मापने का एक प्रमाण ये मान लिया गया कि अगर वो विधवा होने पर अपने पति के साथ चिता में जल जाती है तो वो सदाचारी रही होगी। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी, यानी स्त्री की शिक्षा को उसके जीवन से जोड़ करके देखा जाने लगा कि अगर उस पर किसी भी तरह की आपत्तियां आती हैं, अगर उसको किसी तरह की प्राकृतिक या उसके जीवन में किसी तरह के दुख उसको देखने पड़ रहे हैं तो उसका कारण उसका पढ़ा लिखा होना है, ऐसा उस समय माना जाता था। यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से ये एक है। सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था। पूर्वी समाज मतलब भारत की पूर्वी समाज नहीं, बल्कि पश्चिमी सभ्यता और पूर्वी सभ्यता जिसको हम कहते हैं, उसमें भारत का नाम पूर्वी सभ्यता के तौर पर यहाँ पर रखा गया है कि भारत के पूर्वी समाजों की बर्बरता के सबूत पर इस चित्र को आप देख सकते हैं, जिसमें क्या दिखाया गया है कि किस तरह से एक महिला जो है उसके पति की चिता जलाई जा रही है। महिला यहाँ खड़ी है, कुछ लोग लकड़ियों सहित जो है उस चिता में लकड़ियाँ लेकर के उसको चिता में धकेलने को तैयार हैं। यानी एक तरह से इस महिला के हाथ तो ऐसे दिखाए गए हैं जैसे वो खुद कूदने को तत्पर हो, अपने पति के साथ जलने को तत्पर हो, लेकिन पीछे जो वर्ग दिखाए गए हैं या लोग दिखाए गए हैं समाज के अधिकारी वर्गों में से, जिसको आप मान सकते हो ठेकेदार जिसको आप कह सकते हो समाज के, उन लोगों के द्वारा उसको मजबूर किया गया, तब उसने ऐसा कदम उठाया। ऐसा कहने में भी कोई गलती नहीं होगी। आगे अगर बात करें तो समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फ़र्क नहीं था, यानी केवल महिला और पुरुषों के बीच नहीं, बल्कि ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियाँ जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता है। फिर काश्तकार, बुनकर, कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे जिनको शूद्र कहा जाता था, यानी ब्राह्मण, फिर उसके बाद में क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और सबसे अंत में आते थे शूद्र। इनका कर्म ये मान लिया जाता था कि ये इन तीनों वर्गों की सेवा करेंगे, इनके द्वारा कहे गए कर्म को करेंगे, कार्य को करेंगे। इस श्रेणी कर्म की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियाँ थी जो गांव शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लिए दूषित कार्य माना जाता था। यानी जो काम उन्होंने छोड़ दिया वो इनको करना है, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियाँ निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। शूद्रों को क्या कहा गया? अछूत कहा गया। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्ज का मनुष्य माना जाता था। यानी जैसे आज इसी कैटेगरी से रिलेटेड, कहना नहीं चाहिए वीडियो पर, लेकिन इसी कैटेगरी से रिलेटेड लोगों को हम बस में भी अपने साथ बैठाते हैं। जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं उन पर भी वो आ जा सकते हैं, हमारे साथ बैठकर कक्षा में पढ़ते भी हैं। ऐसा उस समय नहीं था और इसीलिए हमारा समाज पिछड़ा हुआ माना जाता था। तो ये उस समय की एक कुरीति है। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। आइए देखें कि ऐसा कैसे हुआ। यानी जो वर्ग आज हमारे बराबर आकर के खड़ा हुआ, समाज में सबके बराबर आकर के खड़ा हुआ है, उसके पीछे कितने प्रयास रहे, उसके पीछे कितने काम किए गए, इसके बारे में अब बताया जाएगा। उसके बारे में अब हम बात करेंगे। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम, कि ये परिवर्तन की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। तो 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस
मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। कब से कह रहे हैं? 19वीं सदी की शुरुआत से। 19वीं सदी की शुरुआत का मतलब क्या हुआ? 1801 से यहाँ पर बात की जा रही है। इसकी अहम वजह थी कि संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। यानी पांडुलिपियाँ ऐसी वो पुस्तकें हैं जिनको हर व्यक्ति तक पहुंचाना सुलभ नहीं था, क्योंकि उनकी कीमत ज़्यादा होती थी और उनको हाथ से लिखा जाता था, इसलिए उनकी प्रतियां भी कम प्राप्त होती थी। और उसके मुकाबले अब जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह आ गई थी, अखबार वगैरह, किताबें वगैरह जो छपने लगे थे, वो ज़्यादा मात्रा में छपते थे। तो ऐसे में वो समाज के हर एक वर्ग तक पहुंचना उसका स्वाभाविक था। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। यानी ज़्यादातर जो बहस होती थी समाज के ऐसे मामलों को लेकर के वो पुरुषों के बीच होती थी, लेकिन कई बार महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाता था। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी कि समाज में किस तरह के परिवर्तन की आवश्यकता है, उसके बारे में यहाँ पर राय रखी जाती थी। इस तरह की बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राम मोहन राय, जिनका समय या टाइम पीरियड जो है वो 1772 से 1833 है, इसी तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा जो लिखा हुआ है वो ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसे बाद में ब्रह्मो सभा के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। यानी इनको समाज सुधारक क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने समाज में बदलाव लाने की कोशिश की। जो पुरानी कुरीतियाँ थी, रीतियों, संस्कृतियों की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, जो कुरीतियाँ थी उनको बदलने के बारे में इन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू किया। उसकी आवश्यकता को जाहिर किया कि ये चीज़ ज़रूरी है। राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। यानी महिलाओं की स्थिति उस समय कैसी थी, महिलाओं की दशा समाज में कैसी थी, इसके बारे में उन्होंने बताया है। विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश, पहले उन्होंने शिक्षा के बारे में बात की, फिर उनकी विधवा जो महिलाएं हैं उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाने का प्रयास भी उन्होंने किया। राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसे दूसरा विवाह नहीं करना, उसे सती हो जाना है, और अगर सती नहीं होती है तो समाज से अलग उसको रखा जाता था, या फिर वो घर में भी अगर रहेगी तो एक ऐसी महिला के रूप में रहेगी जिसको देखना भी लोगों के लिए गलत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। यानी उसकी शुरुआत की कि सती प्रथा जैसा काम या सती प्रथा जैसी कोई प्रथा नहीं होनी चाहिए। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी और अन्य कई भारतीय तथा यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई। यानी जिसको हम संस्कृति मान करके सती को प्रथा का नाम दे रहे थे, वो सती प्रथा या उस सती प्रथा का जिक्र या जिंदा महिला को जलाने का जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहीं नहीं है, ऐसा उन्होंने बताना चाहा। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनको एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। तो सती प्रथा पर पाबंदी सर्वप्रथम कब लगी? 1829 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा। राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया।
जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भारत का जो उल्लेख है या भारत के बारे में जो सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है वो कैसे ग्रंथों में, संस्कृत के ग्रंथों में। तो उन्होंने ऐसे श्लोकों को ढूंढने की कोशिश ज़्यादा की या ऐसे वाक्यों को ढूंढने की कोशिश ज़्यादा की जिसमें इन पुरानी कुरीतियों का उल्लेख नहीं किया गया हो या इनको गलत बताया गया हो। क्यों? क्योंकि जिस तरह से कोर्ट में एक व्यक्ति दलील देता है तो उसके लिए कोई साक्ष्य उसके पास होना ज़रूरी है, ठीक वैसे ही वो भी ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढते थे जिसके द्वारा वो ये साबित कर सके कि ये संस्कार नहीं, परंपरा नहीं, एक कुरीति है। और ऐसा ही राजा राम मोहन राय तथा उनके बाद में आने वाले अन्य समाज सुधारकों ने भी किया। कुंडों पर झूलने का त्यौहार ये भी एक संस्कृति के रूप में उल्लेखित किया गया है। चित्र के माध्यम से इसमें क्या बताया गया है, कुंडों पर झूलने का मतलब ऐसे जो हुक लगे हुए होते हैं उन हुकों को एक व्यक्ति अपनी चमड़ी में लगा लेगा और उसके बाद में उन पर झूलेगा। ऐसा इस लोकप्रिय त्यौहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते हैं। वे अपनी खाल में कुंडा बेधकर एक झूले पर लटक जाते थे। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो इस त्यौहार की खासतौर से आलोचना की गई कि एक जिंदा व्यक्ति अपने शरीर में इस तरह से कुंडा घुसा करके या हुक को लगा करके फिर उस पर झूल रहा है, तो ये कैसा त्यौहार या परंपरा है। जैसे मुस्लिम धर्म में जो ताजिया निकाला जाता है उस ताजिया पर भी ऐसा ही होता है कि लोग या उस ताजिया में शामिल होने वाले जो व्यक्ति हैं, उसका समर्थन करने वाले जो लोग हैं, वे लोग अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर ये दिखाते हैं या उनके परंपरा के अनुसार ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हुसैन की याद में वो इतने दुखी हैं। और वैसा ही कुछ यहाँ पर भी इस चित्र के द्वारा समझाया गया है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज़ सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। तो दो चीज़ें अभी तक हो गई हैं। 1829 में विधवा विवाह राजा राम मोहन राय के नाम से, सती प्रथा राजा राम मोहन राय के नाम से या प्रयासों से, और 1856 में विधवा विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया कि वो हमारे समाज से संबंधित नहीं है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेसलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। यानी काफ़ी सारे लोग इनके साथ जुड़ गए जो विधवा विवाह का समर्थन कर रहे थे। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह का समर्थन किया। यानी दक्षिण में तो कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या वीरेसलिंगम पंतुलु ने इसका समर्थन किया, और उत्तर में दयानंद सरस्वती जिन्होंने किसकी स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी, क्योंकि एक साथ इतना बड़ा परिवर्तन लाने में समय लगता है। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती जिनका चित्र ऊपर दिया गया है, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज में हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया गया था। कि इन्होंने क्या कहा, वेदों की ओर लौटो, ऐसा इन्होंने वेदों की ओर लौटो ऐसा इनका नारा था, ऐसा इनका भाषण था, या ऐसा इनके द्वारा कहा गया। कारण क्योंकि वेदों में सब कुछ बताया गया है, लेकिन हम उनको पढ़ने, उनको जानने के बजाय जो समाज में प्रचलन में है बस उसी को सही मान करके अपनाते जा रहे हैं, ऐसा इनके द्वारा कहा गया। अब ये जो दो परिवर्तन ऊपर किए गए, 1829 में सती प्रथा को बंद किया गया और 1856 में
विधवा विवाह को शुरू किया गया। ये दो बातें जब की गई, शुरुआत की गई इनकी, तो इसी के साथ शुरू हुआ लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं, यानी लड़कियों का विद्यालय जाना शुरू होने लगा, लड़कियां भी विद्यालय जाने लगी। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए घरेलू स्कूल, लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। हालांकि ये जब मुग़ल हमारे यहाँ पर आए, विदेशी जातियाँ, विदेशी आक्रांता जब हमारे यहाँ पर आने लगे, मंगोल वगैरह जितने भी थे, उनके यहाँ आने के बाद इन पर यानी महिलाओं पर या लड़कियों पर इतनी रोक टोक शुरू हुई। उससे पहले अगर हम प्राचीन भारत को देखें तो ऐसा नहीं था, लेकिन इनके आने के बाद से ये डर लोगों के मन में बैठ गया और यही धारणा बनते बनते परंपरा बन गई। तो इसी वजह से ये जो समाज सुधारक थे, इन्होंने प्राचीन ग्रंथों का सहारा लिया कि हालांकि वास्तव में हमारे ग्रंथों में ऐसा कुछ नहीं बताया गया जैसा आज हम अपना रहे हैं। उन्होंने इनकी शिक्षा, इनको अधिकारों के बारे में बात की। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। यानी पढ़ाई के बारे में बात तो की जाने लगी, लेकिन समाज में इस तरह के लोगों से डर करके या उनका विरोध होता देख लोगों ने घर पर पढ़ाना ज़्यादा मुनासिब समझा। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक में आपने रास सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लो में चोरी छिपे पढ़ना लिखना सीखा था। तो ये रास सुंदरी देवी जो हैं, इनका जिक्र आ सकता है। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा राव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। तो आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा और ज्योतिबा राव फुले द्वारा महाराष्ट्र में, इस तरह से दो जगहों पर विद्यालय खोले गए। कब? 19वीं सदी के लगभग अंत में। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू समाज साज संभाल के बारे में पढ़ें। यानी उनको पढ़ने के बारे में कहा तो गया, लेकिन पढ़ाई किस चीज़ की करें? धर्म की और घरेलू साज संभाल के बारे में। ये किसमें? मुस्लिमों के द्वारा उपन्यास जो शुरू किए गए, उन उपन्यासों में ऐसी बात कही गई। ऊपर जो चित्र दिया गया हिंदू महाविद्यालय की छात्राएं 1875 का। यहाँ पर 19वीं सदी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहाँ वहाँ वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। यानी लड़के और लड़कियों में कोई खास अंतर नहीं रखा गया, बल्कि उनको भी वही शिक्षा दी जाने लगी जो लड़कों को दी जा रही थी। तो ऐसे में लड़कियों का विकास या लड़कियों को समाज में उचित स्थान धीरे धीरे मिलने लगा था, जिसके लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे थे। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी कि महिलाओं के अधिकार क्या हैं, उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त होने चाहिए। सारी बातें महिलाओं के द्वारा ही बताई जाने लगी। इससे सिद्ध होता है कि महिलाओं का विकास जो है वो धीरे धीरे हो रहा था। महिलाओं को उनके अधिकार धीरे धीरे प्राप्त हो रहे थे। 20वीं सदी की शुरुआत से ही 20वीं सदी की शुरुआत मतलब 1901 से जब शुरू करेंगे तब बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। तो एक तो भोपाल में बेगम के द्वारा अलीगढ़ में प्राथमिक विद्यालय खुला और दूसरा बेगम रुकैया के द्वारा पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए क्या खोला गया? स्कूल खोला गया।
वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। किसका मानना था? रुकैया का, बेगम रुकैया का, रुकैया सखावत। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सी सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की। तो स्त्री पुरुष नामक तुलना को प्रकाशित करने वाली कौन? ताराबाई शिंदे, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फ़र्कों की आलोचना की गई थी। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। महिलाओं का दमन क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा उस समय कुरीतियाँ फैल गई थी। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहाँ ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें, यानी अपना जीवन चला सकें, अपना गुजर बसर कर सकें। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए, यानी जो समाज में धर्म के ठेकेदार बनकर घूमते थे, जिनको ये चीज़ें कतई पसंद नहीं थी कि उनकी बराबरी में कोई दूसरा आकर के खड़ा हो जाए या औरतें जो हैं वो पुरुषों के बराबरी करने लग जाएं, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होने लगी। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी, जबकि ये संस्कृति नहीं रूढ़िवादिता थी, और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, 19वीं सदी के आखिरी तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया, महिलाओं को एकत्रित किया, इकट्ठा किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, वोट डालने का अधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी कि हम इस तरह से अगर दबाव बनाएंगे तो सरकार हमारे पक्ष में फैसला लेकर के हमारे लिए काम करेगी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता का मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोध संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। यानी जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता, अंग्रेज हमें स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर देते हैं, तब तक हम अपने संविधान के अनुसार काम नहीं कर सकते। और ऐसे में हमें अंग्रेज़ों पर ही इस बात का दबाव बनाना होगा कि वे हमारी महिलाओं के लिए इस तरह के प्रयास करें। बाल विवाह के विरुद्ध कानून के बारे में यहाँ पर दिया गया है। महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। यह उम्र बढ़ाकर क्रम से 21 साल और 18 वर्ष कर दी गई है। यानी शुरुआत में जो उम्र इसमें रखी गई वो 18 और 16 साल थी, बाद में इसको बढ़ा करके 21 और 18 कर दिया गया। चित्र में 8 साल की दुल्हन दिखाई गई है। तो इस तरह से 1929 में इसके लिए एक कानून बना, विधानसभा में एक कानून बना। और उससे पहले विधवा विवाह और सती प्रथा के बारे में कानून बना था। तो 3 तरह के कानून आपने यहाँ पर देख लिए हैं। एक 1829 में सती प्रथा के लिए, दूसरा 1856 में विधवा विवाह के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, और 1929 में बाल विवाह के विरोध में या बाल विवाह के खिलाफ कानून बना। फिर है जाति और समाज सुधार।
ये इस चैप्टर का अगला पार्ट है, यानी हम अगले वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ऐसा अनुमान है। लगता नहीं है कि ज़्यादा बड़ा टॉपिक होगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और उम्मीद है कि आपको हमारा ये चैप्टर, हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, जिसमें महिलाएं, जाति और समाज सुधार के बारे में बात की गई। सबसे पहले इसमें महिलाओं की स्थिति और उनके सुधार के विषय में बात की गई। अगली वीडियो में बात करेंगे जाति और सुधार के विषय में। तो आज के लिए इतना ही। अंत में एक बार फिर से आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप कम से कम 50 लाइक इस पर ज़रूर करवा दें, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, मिलेंगे नए एक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।